भाई मैं अगर ये CSV की फ़ाइल ओपन करूँ, CSV की फ़ाइल मार्केटिंग एनालिसिस की थी हमारी, ये वाली। अगर मैं यहीं पर ओपन करूँ CSV की फ़ाइल एक्सेल में, ये ओपन हो जाएगी आपके एक्सेल में, तो इसमें से आपको मैं अगर बोलूँ कि भाई एनालिसिस करके लाइए, डेटा को एनालिसिस करना है आपको, इसमें डेटा देखिए कितना है, ये इतना सारा डेटा है आपके पास, इतनी सारी रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, बट एनालिसिस करें कैसे? तो इसीलिए आपके पास वो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है। तो भाई यहाँ से रीड करना, यहाँ पर एक्सेस करना बहुत टफ हो जाता है, तो इसीलिए हम वहाँ पर अपना पांडास के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने जैसे ही ये लाइन लिखी, रन किया इसको, तो आपकी फाइल मार्केटिंग एनालिसिस डॉट CSV किसके अंदर आ चुकी है? आप इसके अंदर आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे DF, तो आपके पास पूरा का पूरा डेटा फ्रेम यहाँ पर आ जाएगा। 0 से स्टार्ट है, कहाँ तक गई है? 45,201 तक। तो टोटल रोज़ कितने हैं आपके पास? 45,213। टोटल कॉलम्स कितने हैं? 19 कॉलम्स हैं। देखो यहाँ तक 19 कॉलम्स। एक चीज़ और, ये जो आप देख रहे हैं 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4, फिर डॉट डॉट आ गया, फिर लास्ट के 5 दिख रहे होंगे। तो ये कब दिखाई देता है? जब भी आपकी CSV की फाइल में मोर देन 60 रोज़ हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास मोर देन 60 रोज़ हैं तो आपको इस तरीके का डेटा दिखाई देता है। चेंज कर सकते हैं आप, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, वरना बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी, हैंडल बहुत टाइम लगता है इसको हैंडल करने में। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, 0th रो को देखिए और फर्स्ट वाली रो को देखिए, कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। हाँ, एक मिनट, ये लाइट ऑफ कर लो। ठीक है, अब दिख रहा है? अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है अननेम्ड 1, अननेम्ड 2, अननेम्ड 3, ये सब क्या है? ये सब आपके कॉलम नेम थे, बट मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कॉलम नेम है। तो अगर आप 0th वाली रो को देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कस्टमर ID, ए एंड एज, फिर NAN लिखा है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें लिखी हैं। तो ये क्या आपका डेटा सही है? कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते आप इससे। तो हमें पहले इसको अच्छी तरह से प्री प्रोसेस करना पड़ता है, अच्छी तरह इसको विजुलाइज और अच्छी तरह स्ट्रक्चर्ड करना पड़ता है। चलिए पहले इसे छोटी छोटी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं df.head, अगर आप ये लिखते हैं df.head का मतलब है कि पहले 5 रोज दिखाइए, तो ये पहले 5 रो आपके पास आएंगे। समझ रहे हैं? अच्छा, एक काम पहले और करते हैं। मैं क्या करता हूँ, लाइक यूज़ कर लेता हूँ स्किप रोज। भाई ये मुझे सही से नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर स्किप अंडरस्कोर रो इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि भाई ये जो नाम गलत गलत दिखाई दे रहे हैं, इनको सही करने के लिए भाई अगर आप पहला रो देखो और दूसरा वाला रो देखो, इसमें सही दिखाई दे रहा है कस्टमर ID, एज, सैलरी, बैलेंस, मैरिटल स्टेटस, जॉब एजुकेशन, टारगेट, ये सब सही दिखाई दे रहा है आपको, बट ये वाला तो गलत दिखाई दे रहा है। तो हम कह रहे हैं भाई इनको स्किप करो और इनको क्या बना देंगे हम? कॉलम नेम। दिखाता हूँ कैसा दिखता है इसके बाद डेटा आपको। स्किप रोज, अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड, रीड CSV। ओके ओके ओके। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने इसको चलाऊंगा तो अब ये आपको सही से दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। ये आपके कॉलम नेम है, कस्टमर ID, एज, सैलरी, बैलेंस, मैरिटल स्टेटस, जॉब एजुकेशन, टारगेट, डिफॉल्ट। चेंज मैंने ये किया है कि हमने जब रीड CSV कर रहे हैं तो हमने पहली 2 रो को स्किप कर दिया, क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे थे हमारे पास, तो हमने लिखा स्किप रोज। हाँ सर, अभी एरर दिखा रहा था ना, तो आपने सिंटैक्स वो, हाँ कुछ नहीं, वो मैंने अंडरस्कोर लगा दिया था यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लिखते हैं यहाँ पर df.head, df.head का मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 5 रोज दिखाइए। तो आप देखेंगे आपको पहले 5 रोज दिखाई देंगे। इसके अंदर आप जो नंबर लिखेंगे, फिर ये उस नंबर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज दिखाएगा। तो मैंने 10 लिखा है तो मुझे 10 रोज दिखाएगा। एक तरफ से फिल्टर कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये हेड जो है स्टार्टिंग के दिखाता है, स्टार्टिंग के पहले 5 अगर नंबर लिख रहे हैं तो उतने नंबर ऑफ रोज। इसी तरह अगर आप लिखते हैं df.tail, अगर आप बाय डिफॉल्ट ऐसे लिख रहे हैं तो लास्ट के 5 रोज दिखाएगा आपको। देखिए ये लास्ट के 5 रोज हैं आपके पास।
सारा का दिखा पाएगा किसमें? पूरा एक्यूरेट होगा पूरे एक्यूरेट है? नहीं वो डॉट डॉट में दिखता है अरे वो तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे ना, डीएफ ऐसे, अब कंप्लीट दिखा रही है। तो जीरो से स्टार्ट होगा, सारे हैं इसके अंदर, बट ये डॉट डॉट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बीच में आपके फाइल में मोर देन 60 रोज हैं इसलिए। और अगर आप सारी रोज को दिखाएंगे 45,000 रोज को यहाँ पर दिखाएंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा ये, इसलिए। तो df डॉट टेल जो मैं बता रहा था ये लास्ट के 5 रोज दिखाता है, अगर कोई भी नंबर आप इसके अंदर नहीं लिख रहे हैं। और अगर नंबर लिख रहे हैं तो इसमें आप सिंपल उतनी नंबर ऑफ रोज देख सकते हैं, लास्ट के 10 रोज, सिंपल। जो मैं ये फंक्शंस लिखता जा रहा हूँ ना, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन ही बता रहा हूँ, सफिशिएंट है उतने डेटा एनालिसिस के लिए। आगे देखो, अब आपको पता करना है कि भाई मेरे इस डेटा फ्रेम में, या इस डेटा फ्रेम की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो हम यूज़ करते हैं df डॉट शेप। df डॉट शेप आपको क्या बताएगा कि 45,211 आपके पास रोज हैं और 19 कॉलम्स हैं। कॉलम्स मतलब ये, इनकी बात कर रहे हैं, कस्टमर आईडी, एज, सैलरी, बैलेंस, मार्जिनल स्टेटस, जॉब, एजुकेशन, टारगेटेड, ये सब की बात कर रहे हैं। आगे देखो, अब आपको पता करना है कि आपके उस CSV की फाइल में कितने रोज खाली होंगे। भाई कहीं कहीं पर खाली हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम चेक करना चाहते हैं तो अभी नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, df डॉट इज नल। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ सिंपल, तो ये मुझे देगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स। देखो हर जगह फॉल्स मिल रहा होगा आपको। फॉल्स का मतलब है कि वहाँ पर वो वैल्यू खाली नहीं है, वहाँ पर फिल्ड है वैल्यू, बट इससे मुझे इन्फॉर्मेशन सही से नहीं मिल रही है। तो हम यूज़ करते हैं df डॉट नल इज नल डॉट सम। सम में देखिए आपको क्या बताता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास दिखाई दे रहा है कस्टमर आईडी 0, एज के अंदर कितना दिखाई दे रहा है 20। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, बिल्कुल इसका मतलब है कि 20 ऐसे रो थे आपके पास एज वाले कॉलम में जो खाली थे, जिनमें कोई भी वैल्यू नहीं थी। जैसे मंथ में अगर आप देखेंगे तो मंथ में 50 रोज ऐसे थे जो खाली थे। इसी तरह एक और कौन सा है, रिस्पॉन्स। समझ रहे हो आप? अभी हम हमारे पास टाइटैनिक का भी डेटा सेट है, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो, ये मार्केटिंग एनालिसिस का यहाँ पर भी कर सकते हो, बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं कि भाई जब, अच्छा मुझे बताओ, क्या आपकी CSV की फाइल में डेटा खाली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों? अगर मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ सपोज करो, और आपका नाम है उसमें, और उसमें से आपकी सैलरी गायब है, ठीक है, सैलरी का कॉलम ही खाली है, और आपके मार्केटिंग वाले मैनेजर के पास आपकी सैलरी निकालनी है CSV की फाइल से, निकाल लोगे? होना चाहिए फिर। तो आपके पास कभी भी कोई भी CSV की फाइल होगी, चाहे कैसी भी हो, कभी भी आपके पास कोई भी रो खाली नहीं होनी चाहिए, हमेशा वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। सर कोई ना कोई वैल्यू से भी क्या मतलब है, जो रिलेवेंट जाना। जीरो जीरो भी होना चाहिए, अच्छा कुछ नहीं है तो जीरो Zero. होना है। जीरो होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो कैसे करेंगे ये काम? अब जैसे आपने लिखा हुआ है ना DF, जैसे एज है 20 खाली है, 50 खाली है, यहाँ पर 30 खाली है, तो कैसे फिल करते हैं? तब हम लिखते हैं df डॉट फिल NA, मतलब फिल कर दो उन वैल्यूज़ को। पहला पैरामीटर आता है वैल्यू। वैल्यू मतलब किस वैल्यू से फिल करना है? आपने कहा 0 से फिल करना है, आपने 0 लिख दिया, कॉमा, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ? अब समझिए इसका मतलब। भाई देखिए मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, पहले लिख लेते हैं इसको, पहले समझ लेते हैं। अगर मैं df डॉट फिल NA कर रहा हूँ और फिल NA करके वैल्यू इक्वल टू 0, मतलब मैं जहाँ जहाँ खाली है मेरे डेटा फ्रेम के अंदर, वहाँ पर मैं क्या फिल कर रहा हूँ? 0। रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये सारी फिल कर दी होंगी इसने, कहीं पर दिखाई दे रहा होगा तो देख नहीं पाएंगे आप, बहुत बड़ा डेटा सेट है ये, इसमें आप देख नहीं पाएंगे, मैं आपको वरना दिखाता। एक काम करते हैं, देखते हैं कहीं पर है क्या खाली, नहीं देख पाएंगे आप, चलो कोई नहीं। बट भाई देखो मैंने फिल तो कर दी थी, बट स्टिल अगर मैं df डॉट फिल NA चलाऊँगा, फिल NA अगर मैं फिर से चलाऊँ
सॉरी नॉट फिल एन ए इज नल। अगर मैं फिर से चेक करूं कि अब कोई वैल्यू खाली है या नहीं है, डॉट सम, मैंने फिर से चलाया, देखो अभी भी मुझे खाली दिखा रहा है, अभी भी देखो खाली दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई आपने तो फिल कर दी थी, बट ये फिल फर्स्ट टाइम तक तो हो गई, बट उसके बाद नहीं हुई। जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे वेरिएबल में आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ये क्या करता है कि आपका ओरिजिनल डेटा फ्रेम कौन सा है, डीएफ, जिसमें आपने स्टोर किया था, रीड की थी फाइल, ये वाला डीएफ, ये वाला डीएफ है ना। तो इसी ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज करने के लिए हम लोग लिखते हैं इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। जैसे ही आप ये काम कर देंगे और अब अगर दोबारा इज एन एल डॉट सम चेक करेंगे तो देखिए अब आपके पास सब 0 0 आएंगे। अब आपको कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देगा जिसमें कोई वैल्यू आ रही हो, दिखाई दे रहा 0। सर ये एक बार फिर से बताना, कौन सा वाला? जब हमने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं कर रहा था, हाँ, तो उसको आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। वो फर्स्ट टाइम देखो जब मैंने ऐसा किया था तो ये आपके दिखा रहा था कि अभी भी एम्प्टी सन है। बिल्कुल हाँ, क्यों दिखा रहा था? क्योंकि आपने ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं किया था, समझ रहे हो? ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ठीक है सक्षम? हेलो, यस सर। ठीक है। अब देखिए और चीज़ों को, एक होता है df डॉट describe, df डॉट describe। देखिए ये क्या बताता है आपको इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होगी आपके पास। कोई बता सकता है क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? चलिए समझते हैं। डिस्क्राइब जो फंक्शन है, हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, आपके पास यहाँ पर कॉलम अगर आप देखेंगे, जॉब एजुकेशन था, मैरिटल स्टेटस था, बट यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझे? कहीं यहाँ पर तो है ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिस्क्राइब जो फंक्शन है ये सिर्फ किस पर वर्क करता है? नंबर्स पर। पहली चीज़, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है आप वो समझिए। ये दे रहा है कस्टमर आईडी में टोटल काउंट कितने थे, टोटल नंबर ऑफ रोज 45,211 थे, सब में देखिए वही आ रहा होगा, काउंट है, टोटल काउंट है। इसी तरह कस्टमर आईडी का मीन कितना आ रहा है, मीन तो पता है ना, सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आपका जितना भी रहता है वो, तो ये सबका मीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले से निकलता है ये मिन, कि कस्टमर आईडी में सबसे मिनिमम वाली वैल्यू कौन सी होगी, तो आपको क्या मिली? 1। इसी तरह ये होता है 25% डेटा, 50%, 75%, और इसी तरह मैक्सिमम, कि उस कॉलम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एज की बात करें, एज में देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? 0.0, मतलब सबसे छोटा बच्चा होगा इसके अंदर, और मैक्सिमम 95 साल का कोई पर्सन होगा, समझ रहे हो? तो ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। इसी तरह बैलेंस अगर आप देखेंगे तो मिनिमम बैलेंस 80,000 है, माइनस में 8,000 है, सॉरी, मिनिमम बैलेंस 8,000 है, और इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उस कॉलम में? 10 लाख, 10 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख। समझ में आ रहा है ये क्या दे रहा है डिस्क्राइब? और देखो एक दूसरा होता है df डॉट इन्फो। df डॉट इन्फो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये समझिए, कोई बता सकता है देखकर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? देखकर बता सकता है कोई मुझे? सोचिए और बताइए। तो मेनली तो हमें ये डेटा टाइप का इसमें वो आ रहा है कि उसका वो दे रहा है। देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये आपको बता रहा है रेंज इंडेक्स,
कि इसके अंदर कितनी एंट्रीज है टोटल 45,211। कहाँ से स्टार्ट है, 0 से 45,210 तक। फिर है डेटा कॉलम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। फिर आपके कॉलम के नेम, ये सारे आपके कॉलम के नेम है, 0 से स्टार्ट है 18 तक गए हैं। यहाँ पर देखो नॉन नल, मतलब कि कौन से कॉलम खाली नहीं है, कितना डेटा खाली नहीं है। तो भाई सारे के सारे हमने फिल कर दिए थे, इसलिए टोटल आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर बता रहा है डेटा टाइप। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम लोग स्ट्रिंग की बात करते थे, जैसे किसी का नेम है तो हम पाइथन में उसको क्या बोलते थे, स्ट्रिंग, है ना। बट यहाँ पर हम लोग उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे लाइक ये मार्शल स्टेटस को देख लीजिए भाई, ये क्या हो सकता है, मैरिड हो सकता है, अनमैरिड हो सकता है, विडो हो सकता है। भाई स्ट्रिंग यहाँ पर देखो, ये मैरिड, सिंगल, मैरिड, ये कैरेक्टर्स हैं। तो जब भी कैरेक्टर्स की बात होगी तो ये हमेशा किस फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रिंग नहीं बोलते हैं, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। बाकी नंबर्स को हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे, इंटीजर, और फ्लोट तो फ्लोट ही है। तो यहाँ पर आपको वही इंफॉर्मेशन दे रहा है ये कि भाई इसका टाइप क्या है, इनका टाइप क्या, ऑब्जेक्ट। मतलब इनके अंदर ऐसा डेटा होगा जो वर्ड्स में लिखा होगा। जहाँ पर इंटीजर लिखा होगा इसका मतलब है वहाँ नंबर्स की फॉर्मेट में लिखा होगा, जहाँ फ्लोट लिखा है इसका मतलब है वहाँ पर पॉइंट की वैल्यूज में लिखा होगा। ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर इतना? कोई क्वेश्चन आगे देखें? नहीं? हाँ हाँ, कम आ रहा है। मैं आप थोड़ा सा टफ है ये डेटा सेट, मैं आपके लिए 1 मिनट रुको, मैं आपके लिए डेटा सेट थोड़ा सा लगेगा ही भाई। मैं 1 मिनट यार, मेरे पास डेटा सेट देखने को, फिर मुझे छोटा सा डेटा सेट कहीं हो, देखता हूँ। सर रात तक अपलोड कर देंगे ना इसको? टाइम मिल पाएगा मैं कर दूंगा, वरना कल ही हो पाएगा। रात को अगर सिस्टम ऑन किया तो मैं ज़रूर कर दूँगा। देखता हूँ मैं इसमें अगर आपके पास डेटा सेट मिलता है तो। जब मैं घर पे जाके सुनती हूँ ना तब मेरे को और बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। सर जो ये हमने इन्फो यूज किया है, हाँ सर तो इसमें हमको एक कॉलम का दिखा रहा है कि इस कॉलम में सारे ऑब्जेक्ट्स हैं या सारे इंफॉर्मेशन पूरी देता है वो। हाँ, वो तो पूरी देगा ये तो। हाँ जैसे ये देखो, जैसे एज में है तो ये दिखा रहा है कि एज सबकी फ्लोट में है। हाँ, अगर कोई ऐसा रो या कॉलम है जिसमें बीच में इंटीजर भी हो और फ्लोट भी हो, नहीं, ना, फ्लोट में ही होंगी इसमें वैल्यूज। अगर एक भी अगर किसी रो में फ्लोट आ गया तो वो फ्लोट है पूरा उसके लिए। हाँ, और देखते हैं मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट दिखाता हूँ मैं। कहीं पर डेटा सेट हो मेरे पास, मैं आपको इजी वाला डेटा सेट, आपको विजुलाइज भी हो जाएगा वो जल्दी। देखते हैं किसी में मिल जाए। इन सब में सेम कहाँ से आ रहा है कोड? हाँ, इसको देख लीजिए, चलो इसमें समझ लीजिए। छोटा सा डेटा सेट है ये। किस चीज़ का डेटा सेट है? ये है आपका टाइटैनिक का डेटा सेट। टाइटैनिक में क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है पैसेंजर आईडी। भाई टाइटैनिक तो सबने देखी होगी ना मूवी, तो आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। पैसेंजर आईडी है कि भाई उस पैसेंजर की अपनी एक आईडी होगी। सर्वाइव्ड मतलब 0 मतलब कि वो मर गया, 1 मतलब वो सर्वाइव कर गया, सिंपल। पी क्लास मतलब पैसेंजर क्लास, कि वो कौन सी क्लास में था, थर्ड। यहाँ पर 3-4 क्लासेस मिलेंगी आपको। नेम कि भाई उस पैसेंजर का नाम क्या था। उसका जेंडर कि वो मेल है या फीमेल है। इसी तरह सिबलिंग, पार्स, टिकट, फेयर, कैबिन, एम्बार्क्ड। अब यहाँ पर कैबिन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NaN दिखाई दे रहा है। इस NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर, मतलब यहाँ पर वैल्यू है ही नहीं, खाली है ये। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं df डॉट
इज नल चेक करता हूँ, इज नल डॉट सम, और रन करता हूँ, तो आप अगर देखेंगे तो कैबिन में 320, अच्छा पहले शेप चेक करते हैं, एक सेकेंड शेप चेक करते हैं, या यहाँ पर दे ही रखा है, चलो 418 रोज हैं और 12 कॉलम्स हैं, ठीक है। जब आपने इज नल डॉट सम किया तो आपको पता चला कि कैबिन वाले कॉलम में 327 रोज खाली थी, और किस कॉलम में खाली, एज वाले कॉलम में भी 86 रोज खाली थी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझिएगा, आप लोग बताइएगा मुझे। मेरे पास 418 टोटल रोज हैं, जिनमें से 327 रोज खाली हैं, और एक था 418 टोटल रोज हैं जिसमें से 86 रोज खाली हैं। ये किसके लिए था? कैबिन के लिए था, और ये एज के लिए था। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं, ये कैबिन का जो कॉलम था ये, और ये एज का जो कॉलम था, मुझे कौन सा कॉलम कम इंफॉर्मेशन दे पाएगा? कॉलम कम इंफॉर्मेशन दे पाएगा। मैं कहाँ से, किस कॉलम से इंफॉर्मेशन निकाल ही नहीं पाऊंगा? कैबिन से। क्यों? क्योंकि भाई टोटल 418 है, 327 तो खाली पड़ी है उसमें से, तो मैं क्या ही एनालाइज कर पाऊंगा उसमें से? समझ रहे हैं आप? जब भी आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा होता है तो हमारे लिए वो कॉलम अनयूजफुल होता है, तो हम इस तरीके के कॉलम को अपने डेटा सेट में नहीं रखते हैं। भाई यहाँ पर भी एज में खाली थी, 86 रोज खाली थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी खराब हो गए, इसका मतलब ये नहीं है। बट हाँ, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 327 खाली है तो ऑलमोस्ट 91 के अराउंड ही सिर्फ रोज फिल है, तो मेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा ये। तो हम लोग इसको करते हैं ड्रॉप। कैसे करते हैं ड्रॉप वो देखिए आप। या अच्छा, दो तरीके हैं। जब भी आपके पास जैसे 327 रोज खाली थी तो उसको ड्रॉप कर दो। अगर 86 है तो हम इसको ड्रॉप नहीं करेंगे, फिर हम इसे क्या करेंगे? फिल करेंगे। तो पहले ड्रॉप करने वाला सीन देखते हैं, कैसे ड्रॉप करते हैं। कैसे लिखते हैं? df डॉट ड्रॉप। ड्रॉप किसको करना है? कैबिन को। तो आपने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया? कैबिन। और बस सही है। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू भी लिख लेते हैं, या हाँ चलो, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। एरर देगा ये, क्या दे रहा है एरर? फाउंड एक्सिस। ओके, एक्सिस की एरर आ रही है। चलिए हाँ, एक इंपॉर्टेंट टर्म और, एक्सिस। एक्सिस इक्वल टू 1। अब देखिए, दो तरीके की एक्सिस होती है हमारे पास, एक्सिस 0 और एक्सिस 1। 1 का मतलब होता है कॉलम वाइज और 0 का मतलब होता है रो वाइज। सिंपल। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई कैबिन वाले कॉलम को रिमूव करो वर्टिकली, मतलब कॉलम वाइज। तो अगर मैं अब चलाऊँ, चल गया। अब मैं अगर डीएफ चेक करूँ तो यहाँ पर देखिए आपको कैबिन वाला कॉलम नहीं दिखाई देगा। दिख रहा है? कहीं ऊपर था, फेयर के बाद कैबिन था, बट अब कैबिन नहीं है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ड्रॉप। हाँ हाँ, हटा दिया ना, वही तो आ कहाँ रहा है? वो ऊपर है, वो तो पहले का चला हुआ कोड है। आपने लेटेस्ट कोड कौन सा चलाया है? ये वाला चलाया है, तो आपका लेटेस्ट आउटपुट ये है, वो वाला नहीं है। और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब हो गया कि ओरिजिनल में चेंज हो चुका है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एज वाला होगा। और समझिए, df डॉट, जो अपनी ओरिजिनल फाइल है उसके अंदर से ये कॉलम डिलीट हो गया पूरी फाइल, वो वहाँ से नहीं, आपके फ्रेम से, यहाँ से। अच्छा, डीएफ में df बिल्कुल, यहाँ से नहीं, यहाँ पर अगर आप लिखते हैं df डॉट फिल na, फिल na हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि भाई एज वाला कॉलम खाली था तो उसको फिल कर लेंगे। वैल्यू इक्वल टू 0 और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। रन कर दीजिए, चेक कर लीजिए, df डॉट नल इज सम चेक कर लीजिए, इज नल डॉट सम चेक कर लीजिए। अब आपके पास कोई भी कॉलम खाली नहीं होगा, सब फिल्ड है। अब आगे देखिए, ये तो वही है, इन्फो वही है, डिस्क्राइब भी वही है। ये वाला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, df डॉट कोर। इसको बोल, एक्सेल का ही सारा काम आप यहाँ पर कर रहे हो बस। हाँ होता है, वहाँ टफ है, पर टफ नहीं, वहाँ पर आपका हैंडल नहीं कर पाएगा लार्ज डेटा पर, क्रैश कर जाएगा। लोग करते हैं। हाँ करते हैं ना।
इसी पाइथन इसलिए अच्छा है कि यहाँ पर इजीली हैंडल कर पाते हो आप, ऑपरेशंस भी लगा सकते हो अच्छे अच्छे। ये वाला देखो df.core, इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसको थ्योरेटिकली समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ये मैंने कहा ये मेरा एज का है और ये मैंने कहा ये मेरा एक्सपीरियंस का है, मतलब वाई एक्सिस मेरी एक्सपीरियंस की है और एज मेरी एक्स एक्सिस की है। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आपको एक ग्राफ लाइन ड्रॉ करनी है तो कैसी ड्रॉ होगी इसमें लाइन, बता सकता है? जैसे जैसे एज बढ़ेगा एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, बात सही है कि भाई जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो मतलब लीनियर लाइन, बात सही है? ओके, एक और इसी तरह ये मेरी एज है बट इस साइड वाई के एक्सिस की तरफ मेरी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ तो समझते हो ना, ताकत। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर इसका तो ऊपर से नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि एज इस वाले ग्राफ में मैं ये कह सकता हूँ, क्या एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सपीरियंस के, कि भाई जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि एज आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के, कि भाई जैसे जैसे मेरी एज बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। अब समझिए वो कोरिलेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर हम कोरिलेशन मैं बात कर रहा हूँ कि आपके दो कॉलम्स एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड हैं। तो यहाँ पर एक एज कॉलम है और एक मेरे पास एक्सपीरियंस नाम का कॉलम है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, तो अगर मैं एज को चेंज करूंगा सपोज करो, तो ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस भी चेंज होगा। तो इसको हम बोलते हैं, और ये कैसा कोरिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव कोरिलेशन है कि भाई आप एज बढ़ा रहे हो तो भाई एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। इसी तरह अगर इसकी बात करूं तो ये कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन है। अब समझिए जब भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेशन किसी दो कॉलम्स के बीच में, तो हम बोलते हैं उसे हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वो रिलेशन नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं हाईली नेगेटिव कोरिलेशन। अब कैसे डिसाइड होती है ये जो टेबल यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर ये जो टेबल बन रही है इसका क्या मतलब है? ये टेबल कैसे बन रही है, ये ऐसे बन रही है कि आपका एज है, यहाँ पर एज है, एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है। तो भाई एज में ऑब्वियसली डायरेक्टली कोरिलेशन होगा कि आप एज बढ़ा रहे हो तो एज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरह यहाँ पर भी रहेगा। अब कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं तो आपका वैल्यूज रहता है -1 से लेकर +1 के बीच में हमेशा। -1 का मतलब होता है हाईली नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब कि अगर आप एक वैल्यू को घटाओगे या बढ़ाओगे तो जस्ट उसके दूसरा वाला कॉलम उल्टा इफेक्ट करेगा उसका। और +1 का मतलब होता है हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, कि अगर एक वैल्यू आप बढ़ा रहे हो तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है। बीच में आता है 0। 0 का मतलब होता है पुअर कोरिलेशन, कि भाई वो उन दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कि आप एक वैल्यू घटाओ दूसरी वैल्यू कुछ नहीं फ़र्क करेगी। इसी तरह हो सकता है कोई वैल्यू आ रही होगी 0.8 के अराउंड, पॉसिबल है, तो हम इसको बोलते हैं गुड कोरिलेशन। इसी तरह अगर कोई वैल्यू आ रही है क्लोज टू 0 लाइक 0.2 के अराउंड, तो इसको हम बोलते हैं बैड कोरिलेशन। तो यहाँ पर ये डायगनली जो आपके पास आप देख रहे हैं, और ये नंबर्स पर वर्क करता है, इतना ध्यान रखिएगा। डायगनली अगर आप देख पा रहे हैं तो सब 1 दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 है सब डायगनली। तो ये बता रहे हैं कि भाई एक अपने आप से ही अगर कोरिलेशन निकालोगे तो ऑब्वियसली बात है वो डायरेक्टली कोरिलेशन है, तो 1 रहता है। बाकी जितनी भी वैल्यूज अगर आपको दिखाई दे रही होंगी तो कहीं माइनस आ रहा होगा, कहीं 0 आ रहा होगा, कहीं 0.0 कुछ आ रहा होगा। तो ये आपको बता रहे हैं बेसिकली कि इनमें कोई ना कोई कोरिलेशन है, बट वो कैसा कोरिलेशन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या कैसा है। तो इस तरीके से हम कोरिलेशन निकालते हैं किन्हीं दो कॉलम्स के बीच का। और ये डेटा एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा आप ना कर दो कुछ भी कि एक कॉलम की वजह से दूसरा कॉलम भी इफेक्ट करे। क्लियर? मतलब आया थोड़ा समझ में? थोड़ा बहुत सफिशिएंट है, थोड़ा बहुत। अभी कोई बात नहीं, जिनका आपका मशीन लर्निंग डेटा साइंस है ना आपका, आगे जाके और समझ में आ जाएगा वहाँ आगे। ये अभी ओवरव्यू है सबका, इसमें आपको इतना फोकस भी नहीं करना है।
आगे समझिए, अब आपको पता लगाना है कि आपके डेटा फ्रेम में कितनी यूनिक वैल्यूज़ थी। तो आप यूज़ करते हो df.n यूनिक। ये क्या बता रहा है आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये वाला देखिए, लाइक सर्वाइव्ड वाला कॉलम जो था, यहाँ पर देखो सर्वाइव्ड वाला कॉलम, इसमें कैसी वैल्यूज दिखाई दे रही हैं आपको, 0 1 0 1 0 1 0 1। तो भाई या तो 0 मतलब मरा होगा, 1 मतलब जिया होगा। तो भाई कितनी यूनिक वैल्यूज हैं यहाँ पर आपके पास, या तो 0 या तो 1, टोटल कितनी है, 2 ही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है कि भाई इसके अंदर टोटल 2 यूनिक ही वैल्यूज हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 ही यूनिक वैल्यूज हैं। ये तो यहाँ पर खत्म होगी फाइल, इसमें इतना कुछ नहीं होगा। दूसरी वाली फाइल देखते हैं, वहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन भी अच्छा दिखाई देगा। इसमें आइए, इसको मैं रन करता हूँ। आज यही कवर हो पाएगा बस। और तो कुछ कवर ही नहीं हो पाएगा फिर। चलिए यहाँ पर देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले जो अपना मार्केटिंग वाला डेटा देख रहे थे ना, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कॉलम देखिए, इस कॉलम में लिखा हुआ है जॉब और ईडीयू मतलब एजुकेशन। भाई 2 अलग अलग कॉलम होने चाहिए थे, बट एक ही कॉलम में इंफॉर्मेशन आ गई, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपके पास डेटा सेट। तो इनको क्या करना चाहिए, आपको अलग अलग रखना चाहिए। तो कैसे रखते हैं वो समझिए। पहले तो आपने क्या किया, ड्रॉप करा, df डेटा डॉट ड्रॉप, वही df डॉट, आप कुछ भी बोल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ड्रॉप कस्टमर आईडी, मतलब हम इस कॉलम को हटा रहे हैं, कस्टमर आईडी वाले कॉलम को हटा रहे हैं। एक्सिस इक्वल टू 1 मतलब कॉलम वाइज, और इन प्लेस इक्वल टू 1 मतलब वही ओरिजिनल डेटा में चेंज करना। अब आप समझिए कि आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है अपने डेटा फ्रेम के अंदर, तो कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो आप पूरा ही लिखना पड़ेगा वैसे तो। यहाँ पर समझिए, डेटा आपका वही ओरिजिनल डेटा फ्रेम कोलन जॉब, ये एक नया कॉलम आप बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप देखिए अपने कॉलम्स में, क्या जॉब का कोई कॉलम है आपके पास, कोई भी नहीं है ना। हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जॉब ईडीयू वाला, इसमें से जॉब तो अलग रहे और एजुकेशन अलग रहे। तो हमने कहा जॉब इक्वल टू डेटा, कहाँ से ले रहे हैं हम, इस वाले कॉलम से ले रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉमा भी लगा हुआ है बीच में, मैनेजमेंट कॉमा टेरिटरी। तो हमने एक अप्लाई नाम का एक फंक्शन मिलता है जिसमें आप एक फंक्शन पास कर सकते हैं। लैम्डा आपने पढ़ा हुआ है, लैम्डा एक्स, इसमें एक्स वही वेरिएबल है आपका, एक्स डॉट स्प्लिट, और कॉमा, कहाँ से स्प्लिट करना, जैसे ही कॉमा मिल जाए वहाँ से स्प्लिट कर दे। तो स्प्लिट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 चीज़ें मिलेंगी, एक 0th पोजीशन पर, एक 1 पोजीशन पर। तो ये जो मैनेजमेंट है ये आपको मिलेगा 0th पोजीशन पर, और टेरिटरी आपको मिलेगा 1th पोजीशन, इंडेक्स की जब हम बात करते हैं। तो यही काम हमने 2 कॉलम्स के लिए किया और फिर उसको ड्रॉप कर दिया। तो जैसे ही आप ये लाइन चलाएंगे तो यहाँ पर देखिए लास्ट में जॉब वाला कॉलम ऐड हो गया जिसमें सिर्फ जॉब दिखाई देंगी आपको, एजुकेशन कॉलम ऐड हो गया जिसमें आपको टेरिटरीज और या उनकी एजुकेशन दिखाई देगी, सेकेंडरी प्राइमरी एजुकेशन वो दिखाई देगी। अभी हमारा डेटा फॉर्मेटेड है, आगे देखिए। फिर आपने चेक किया कि आपके पास इज नॉल डॉट सॉम, वही चेक कर रहे थे आप, फिल एन ए कर लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। या फिर फिल एन ए में 0 कर देता हूँ, या कॉपी चला लेते हैं इसको, ऐसे ही चला लो इसको। तो फिल एन ए मंथ मोड, छोड़ दो इसको डायरेक्ट ही चला रहा हूँ मैं। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट करिए। ये है आपका ग्राफ। ये ग्राफ को यूज़ करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी की, मैंने अभी बताया था ना, मैटप्लॉटलिब की हेल्प लगती है। तो जब भी हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो हम ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जितने भी सारे ग्राफ्स हो सकते हैं वो सारे ग्राफ आप यूज़ कर लो। जैसे हमने एक यहाँ पर बनाया बार चार्ट, यहाँ पर देखो C इक्वल टू डेटा डॉट जॉब डॉट वैल्यू काउंट्स, नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू का मतलब होता है कि भाई इसे नॉर्मलाइजेशन फंक्शन के थ्रू आता है डायरेक्टली, आपको इतना इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू काउंट को समझो। भाई मुझे पता करना है कि भाई
जैसे ये जॉब वाला कॉलम कहाँ गया हमारा, ये वाला, मुझे पता करना है कि जॉब वाले कॉलम में कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा है, मुझे ये पता करना है। तो हमने क्या किया, ग्राफ के थ्रू पता लगा लिया कि भाई ब्लू कॉलर्स की जॉब सबसे ज़्यादा है। दिख रहा है आपको चार्ट, यही एक्सप्लेन कर रहा है। अननोन का पता ही नहीं है कुछ, भाई मैनेजमेंट की उससे कम है थोड़ी सी, तो ये आपका बढ़ता हुआ चार्ट दिखाई दे रहा है, बार चार्ट बोलते हैं इसको। तो इससे इन्फॉर्मेशन आपको ये डायरेक्टली मिल जाएगी कि हाँ ब्लू कॉलर की जॉब सबसे ज़्यादा है, मतलब ब्लू कॉलर वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं आपके पास, सिंपल इस डेटा सेट। और देखो इसी को आपने फिर से एजुकेशन के बेसिस पर पाई चार्ट बनाया, तो आपको इससे ये पता चलेगा कि कितने लोगों के पास कौन सी एजुकेशन है, तो कौन से लोग, कितने लोगों के पास कौन सी सबसे ज़्यादा एजुकेशन होगी, देखकर पता चल रहा है कौन सी, सेकेंडरी। तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि मेरे डेटा सेट के अंदर जब मैंने मार्केट एनालिसिस किया तो मुझे पता चला मेरे पास जितने लोग हैं उनकी एजुकेशन सबसे ज़्यादा सेकेंडरी की थी। इसी तरह फिर टर्सरी है, प्राइमरी है। तो ये आप विजुलाइजेशन ही करते हैं हम लोग डेटा एनालिसिस में। और क्या, ये तो वही है, इसको तो छोड़ दीजिए, हाँ इसको भी देख लीजिए। चलिए इसी को बनाते हैं। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये आपको, अच्छा एक चीज़ और, भाई मेरा डेटा सेट किसी ना किसी वजह से जब मुझे कोई दे रहा होगा तो पॉसिबल है वो कुछ गड़बड़ करके दे, तो हमें फ़िल्टर वगैरह भी करना पड़ता है। तो जो वैल्यूज़ मिलती हैं कभी कभी वो सही वैल्यूज़ भी नहीं होती है, वो सही भी करना पड़ता है। इसको बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट से आप कुछ एनालाइज कर पा रहे हैं किस किस के बीच में, एक तो एज और सैलरी के बीच में, इससे आप कुछ पता लगा पा रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन, क्यों? क्योंकि स्कैटर्ड है वो, हाँ, कहीं तो? स्मूथ जा रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है। हाँ तो क्या हुआ, प्रॉपर तो क्या हुआ बता सकते हैं शिवाय साहब? एज और सैलरी के बीच में स्कैटर, अच्छा मतलब सर बढ़ता रहेगा फिर अगर ध्यान से देखेंगे आप तो Fluctuation. एक्स एक्सिस पर क्या है, एज, एक्स एक्सिस पे एज है 20 30 बढ़ती जा रही है, और सैलरी है तो एज के हिसाब से सैलरी है। तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि भाई वैल्यूज़ अलग अलग भी आ रही होंगी। भाई मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा कि भाई जिसकी उम्र 20 साल होगी उसको इतना पैकेज मिल रहा होगा, ऑब्वियसली गलत डेटा पास कर सकते हैं, बोल सकते हैं इसको। बट हाँ ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि भाई जिसकी उम्र 80 से अबव है, मानकर चल रहा हूँ मैं, बुढ़ा है बहुत, तो उसको पैकेज इतना होगा। समझ रहे हो? ये स्कैटर्ड वही बता रहा है कि मैक्सिमम, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में बहुत सारे डॉट डॉट एक साथ हैं, तो इसका मतलब है मैक्सिमम लोगों की सैलरी 30 से 40 50 60 की अगर हम बात करें, एज वालों की बात करें, तो उनकी सैलरी 1 लाख से 40,000 के बीच में तो है। गैप मतलब इतनी सैलरी नहीं है किसी के पास, समझ रहे हो? ये बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर बीच में कोई सैलरी है ही नहीं उनके पास। सिंपल, ये आपके डेटा सेट पर डिपेंड है पूरा पूरा कि आपके डेटा सेट में कैसी वैल्यूज़ हैं सैलरी में। जैसे ये बीच में छूटा हुआ है, यहाँ पर इस पॉइंट पर हो सकता है किसी की एज मानकर चलो कि 29 है, तो 29 एज पर ऐसा कोई नहीं था जिसकी इतनी सैलरी हो, बट हाँ फिर जैसे ही 30 पर आया उसकी सैलरी मिल गई इतनी। तो ये इस तरीके से है गैप, मतलब वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। और देखो इसको छोड़ दो, ये तो आपके लिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये वही जो हमने अभी कोरिलेशन पढ़ा था, ये वही कोरिलेशन है। अगर आप देखेंगे डायगोनली तो 1 1 दिखाई दे रहा है और अगेन वैल्यूज़ भी दिखाई दे रही होंगी 0.09 0.025 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ये वही कोरिलेशन है जो हम वहाँ पर देख रहे थे कि भाई एज और सैलरी के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा, और क्या है बैलेंस, तो सैलरी और बैलेंस के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा। तो ये वही बता रहा है आपको, सिंपल इन्फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। बट हाँ, और इसको हम बोलते हैं हीट मैप। ये जो आप मैप दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं हीट मैप। बिल्कुल। और देखिए ये क्या है, ये है रिस्पांस और सैलरी के बीच का मीन। अगर आपको किसी का मीन निकालना है किसी भी कॉलम का, तो आप डायरेक्टली डॉट मीन करके फंक्शन आता है, डायरेक्टली आपका मीन निकल जाता है। इसी तरह मीडियन निकालना है तो ये मीडियन निकाल के देता है। तो अभी मैं बताता हूँ ये क्यों निकाल रहे हैं। इससे मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकल पा रही है,
नो के रिस्पॉन्स में और यस के रिस्पॉन्स में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकल पा रही है। तो इसके लिए एक प्लॉट आता है जिसका नाम है बॉक्स प्लॉट। तो ये बॉक्स प्लॉट आप देख रहे होंगे अगर कि नो है और यस है, तो मैक्सिमम लोगों ने यस का रिस्पॉन्स किया होगा। यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ ये बार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम लोग ऊपर गए हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे बीच वाली लाइन जो बीच में जा रही है, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ पर ये देखो 60,000 के आसपास आ रही है, मीडियन देखो कितना आ रहा था, 60,000 आ रहा था हमारा। तो ये मीडियन वही है कि भाई इतने लोगों ने मीडियन, अगर हम रिस्पॉन्स की बात करें कि जितनी सैलरी होगी उनके हिसाब से रिस्पॉन्स इतना मिल रहा है। अच्छा, तो ये एक बेसिक आइडिया है इसका। और देखो और मैं दिखाता हूँ, ये वाला भी देख लीजिए आप, ये भी एक है, ये भी हीट मैप ही आप बोलते हैं इसको। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, मेरे को पहले वाला चलाना पड़ेगा। सर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये CSV की फाइल कैसे आपने तो यहाँ से ड्राइव पर रखी हुई है, सब रखा हुआ है ड्राइव पर। डेटा एनालिसिस का एक फोल्डर है, उसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है, आराम से कर सकते हैं आप। टाइम लगा रहा है 1 सेकंड। नहीं लाइब्रेरी में ड्राइव पर, तो यहाँ पे कहाँ? गूगल ड्राइव, अच्छा डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव है ना, ओके, 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 वहाँ ओके, ठीक है। इसे क्या हो गया, ये क्यों रुक गया भाई, टाइम लगा रहा है ज़्यादा, चल ही नहीं रहा है। तो सर मैं तो कुछ वीडियो ये कल सर कर देंगे, कोई बात नहीं आज छोड़ दें। सर मैं ज़्यादा हो रहा है नोट डाउन, ज़्यादा हो रहा है ये, क्या क्या नोट करें? इसमें आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, ये सिर्फ आपको एनालिसिस करवाने का तरीका है कि आप एनालाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नहीं सर ये फंक्शंस तो ज़रूरी नहीं है, हो रहे कोई भी जरूरी, देखिए इसमें से आपको एक भी फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फंक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। सब काम डेटा एनालिसिस का हो गया, डेटा साइंस का हो गया, मशीन लर्निंग का, कोई भी कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा काम कहाँ मिल जाएगा, पांडास पर। पांडास की लाइब्रेरी अपना डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पर जाइए, कोड के साथ साथ आपको सब कुछ मिलेगा, कैसे यूज़ करना है, क्या काम है, सब मिलेगा इसके अंदर। यूज़र गाइड पर अगर आप जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा, सर्च करेंगे सब कुछ है इसके अंदर, जो हमने यूज़ किया बहुत बड़ा है ये, सब कुछ इसके अंदर है आपके पास। तो आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनीज़ में भी खुद से नहीं लिखते हैं, नेट से उठाते हैं लगा देते हैं, बस हाँ डेटा आपका होगा कि क्या आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा पार्ट है, रन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसे। बस ये फंक्शंस में कॉपी पेस्ट चलता है। बिल्कुल, आपका काम होता है डेटा एनालिसिस वालों का कि एनालाइज करके आपने निकाला क्या है वो समझाइए, बस आउटपुट समझाइए हमको। उन्हें कोड से मतलब नहीं होगा, मुझे बताइए ग्राफ क्या है, सो बताइए तो सही क्या है, कर रहा है। आपको जब जल्दी क्या होता है, देखो डेटा एनालिसिस वाले क्या करते हैं ना कि काम कर लिया और डैशबोर्ड बनता है एक बहुत बड़ा, उस डैशबोर्ड पर शो कर देते हैं। तो जो मार्केटिंग वाला पर्सन होता है ना, वो ग्राफ से ज़्यादा जल्दी एनालाइज कर लेता है, उसे चार्ट देखकर समझ में आ जाएगा अच्छा ये हो रहा है, तो उसको आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ कोड आपने किया है और आपसे कोई दूसरा पर्सन, टेक्निकल पर्सन पूछ रहा है कि भाई क्या कोड लगाया था, तब आपको उसे समझाना पड़ सके मैं ऐसे करने की कोशिश कर रहा था, ये निकला है। कंडीशंस वगैरह बहुत आती है डेटा साइंस में, डेटा एनालिसिस आप जब करेंगे ना तब आपको और समझ में आएगा इसमें अच्छा सा। करेंगे, टेंशन मत लो, करेंगे। ये तो चल ही नहीं रहा भाई, ये तो रुक गया, क्या हो गया इसे, आया समझ में थोड़ा आज तो बहुत। सर यही हो गया कंप्लीट। हाँ कोई नहीं, मैं आपसे चाह भी नहीं रहा कि पूरा समझो आप, इसके लिए आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, बस लाइब्रेरीज के बारे में पता होना चाहिए। पांडास इतना ध्यान रखोगे, खेलते रहोगे उसके ऊपर, सफिशिएंट है, ठीक है। बस करें आज का, वो रह गया सर जनरेटर डेकोरेटर, बिल्कुल। है ना? कल ही करेंगे। वो कल। जनरेटर डेकोरेटर कल एक साथ हो जाएगा, टफ है, अगेन टफ है सर, बट एक- इम्पॉर्टेंट है, एक क्लास में कहाँ पॉसिबल है? हो जाएगा। जनरेटर छोटा है बट डेकोरेटर